बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और ये चैप्टर आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर को अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में से एमसीक्यू भी आपको आते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में से जो आपको आपका 2025 का पेपर है, जो उसकी जो पेयरिंग स्कीम आई है उसके अंदर भी ये बताया गया है कि चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, शॉर्ट्स भी बताए हुए हैं, साथ एमसीक्यू भी बताए हुए हैं। और अगर हम पास्ट पेपर्स को भी देखते हैं तो उसमें से भी हर दफा आपके पेपर में चैप्टर नंबर 8 से, यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज के चैप्टर से तकरीबन कोई 13-14 नंबर का पेपर आता है आपको। और इस दफा भी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 14 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन का आपको पता है कि पार्ट ए भी होता है, तो एक पार्ट उसमें से आएगा। और अगर हम एक पार्ट देख लें तो वो 4 या फिर 5 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको चैप्टर नंबर 8 में से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन वो है 4। अब 4 नंबर ये हो गया आपके, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हो जाते हैं 8। 8 और 4 12 नंबर यहाँ से बने, और साथ में आपको 2 एमसीक्यू भी आएंगे, 2 एमसीक्यू। तो अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये तकरीबन कोई 14 मार्क्स का आपका पेपर है जो एक चैप्टर में से आ रहा है। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 2 जो आपकी बुक का है, जिसके अंदर आपके एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के टॉपिक्स हैं, उसमें से आपको 13 नंबर का पेपर आ रहा है इस दफा, और इस चैप्टर में से 14 नंबर का पेपर आएगा। अब देखिए, आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स की जरूरत है, 20 और माइट बी 23। तो इन 20 मार्क्स को आप बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक चैप्टर में से आपके 14 नंबर आ रहे हैं और दूसरे चैप्टर में से 13 नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी याद ना करें, सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह रेडी कर लें, प्रिपेयर कर लें, आप तब भी पास हो जाएंगे। अब देखें, ये केमिकल इंडस्ट्रीज का चैप्टर है। तो इंडस्ट्रीज के टॉपिक पे केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर लिख दिया गया, और ये टॉपिक्स नेक्स्ट आपके क्लासेस हैं उनके अंदर ये टॉपिक और भी ज्यादा डिस्कस होंगे। और फाइनली ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से एक ब्रांच भी बन जाएगी जब आप बीएस में जाएंगे। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्यों? ये चैप्टर इस कदर इंपॉर्टेंट क्यों है? इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने की एक रीजन तो मैंने आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि पेपर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो आपके चैप्टर में 4 मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं। मेजर टॉपिक्स जो हैं वो 4 हैं। मेजर टॉपिक्स हैं, 4 मेजर टॉपिक्स दिए हुए हैं आपकी किताब में। उनमें से जो पहला टॉपिक है वो है मेटलर्जी का। इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ मेटल्स आ रहा है। अब मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, मेटल्स क्या चीजें हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, और फिर एक्सट्रैक्शन किसको कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, मेटल्स वो तमाम चीजें हैं जो कि हार्ड होती हैं, जिनके अंदर से करंट पास ऑन हो सकता है, जिनके अंदर से हीट पास हो सकती है, यानी वो तमाम चीजें जो आग पे रखी जाए तो जलने की बजाय गर्म हो, या वो तमाम चीजें जिनके अंदर से करंट गुजर जाए, या फिर वो तमाम चीजें जिन पर अगर आप एक हथौड़ा मारें और हथौड़ा मारने से वो टूटे ना, बल्कि वो डी शेप हो जाए। डी शेप से मुराद है कि अगर ये मेटल से बना होता, अभी तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, अगर ये लोहे से बना होता और मैं इस पे हथौड़ा मारती तो ईंट की तरह ये टोटे टोटे नहीं होना था, बल्कि ये क्या हो जाता है कि यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। तो वो तमाम चीजें कि जिन पर प्रेशर अप्लाई किया जाए और वो टूटने की बजाय डीफॉर्म हो जाए, वो मेटल्स हैं। अब देखें, कहते हैं मेटल्स आती कहाँ से? तो मेटल्स ना, आपने सुना हुआ है कि सोना जमीन से निकलता है, सोना मेटल है। आप उसको देख लें एक दफा, किसी कोई प्रेशर लगा के देख लें, वो कभी भी पीसेस में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डीफॉर्म हो जाएगा। आग में रख के देख लें, गर्म हो जाएगा, तो यानी कि वो मेटल है। और वो मेटल निकलती है जमीन के अंदर से। अब जमीन के अंदर से उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ये है मेटलर्जी है। या फिर लोहा देख लें, लोहे की अगर आप हिस्ट्री देखें तो अभी तो हमें ये मार्केट से हम खरीदते हैं, मार्केट से हमें मिलता है, लेकिन मार्केट में कहाँ से आता है? तो मार्केट में एक्सट्रैक्शन के थ्रू जमीन से निकाल के पहुंचाया जाता है, यानी जमीन से निकलती है मेटल्स। सही है।
और ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। और आज के चैप्टर नंबर 8 का ये फर्स्ट टॉपिक। फिर जो इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है वो है सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, इस टॉपिक के अंदर हम बनाते होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं Na2CO3 की। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, या फिर इसी प्रोसेस से NaHCO3 भी बनता है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा से क्या मुराद है? वॉशिंग सोडा से मुराद है कि वो तमाम चीजें जो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर धोने के लिए, या किसी भी चीज की वॉशिंग के लिए जो डिटर्जेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर वॉशिंग सोडा है, सही। या फिर ये जो दूसरी चीज लिखी हुई है NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा आपके किचन के अंदर इस्तेमाल होता है। बेकिंग के लिए जो चीज हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, सही। और अब ये भी इंडस्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। इसी वजह से केमिकल इंडस्ट्रीज के चैप्टर के अंदर हमने ये टॉपिक भी पढ़ना है। फिर अगर हम अपने इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक देखें तो वो है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया भी इंडस्ट्रीज के अंदर बनती है और इस वजह से इस टॉपिक को हमने यहाँ डिस्कस किया। यूरिया आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि NH2CONH2 को कहा जाता है। वहां पर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना सिखाया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये CO जो सेंटर में है ये C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल की शक्ल में होता है, ये है यूरिया। तो यूरिया की प्रिपरेशन की थर्ड इंडस्ट्री है जो इस टॉपिक के जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। फिर जो आपके इस चैप्टर का लास्ट मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम यानी पेट्रोल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से निकलता है, वो कैसे हासिल किया जाता है, तो वो भी जमीन से हासिल किया जाता है। और ये हासिल जब हम करते हैं ना तो हमारे पास पेट्रोल की शक्ल में नहीं होता, ना तो लोहा हमारे पास लोहे की शक्ल में होता है, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के अंदर से गुजारने के बाद लोहे की जो शक्ल हमें मिलती है उसमें आता है। तांबा देख लिया, तांबे से तारें बनी होती हैं, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो ये इस शक्ल में तो हमें जमीन से नहीं मिलता। ये तो यूं समझ लें कि जैसे रेत के बारीक बारीक से जर्रात है ना, या मिट्टी के जर्रात है, ये उस शक्ल में होता है, मिट्टी के अंदर मिट्टी जैसा ही होता है। फिर वहां से हम इसको निकाल कर साफ सुथरा करके इसको उस शक्ल के अंदर लेकर आते हैं जिस शक्ल में ये हमें मिलता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंडस्ट्रीज के अंदर जो जो स्टेप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब कहते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल को हासिल करते हैं। और सिर्फ पेट्रोल हासिल नहीं होता बल्कि इसके साथ और भी कुछ चीजें हासिल होती हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल डीजल केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। और इसके अलावा CNG आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 या 4 के अंदर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तमाम चीजें हमें हासिल होती हैं। और देख रहे हैं हमारी किस कदर हमारे काम की चीजें हैं। यूरिया खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है, आपकी फसलों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा नहीं होगा तो हम कोई चीज धो नहीं पाएंगे, क्लीनिंग पर्पसेस हमारी जो है फुलफिल नहीं हो पाएंगे। बेकिंग सोडा नहीं होगा तो बेकरी आइटम्स हम नहीं खा पाएंगे, बेकिंग के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास मेटल्स नहीं होंगी, लोहा, सोना, तांबा, पीतल या फिर स्टील, सिल्वर, ये चीजें नहीं होंगी तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें इन्हीं से बनी हुई हैं, वो नहीं बन पाएंगी। और फिर पेट्रोल नहीं होगा अगर हमारे पास तो हम अपनी गाड़ियों को नहीं चला पाएंगे, डीजल नहीं होगा तो हैवी मशीनरी नहीं चल पाएगी हमारी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हमें एक कहानी सुनाई हुई है बुक राइटर ने, और उसने ये बताया है कि आजादी से पहले, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले बड़े सगीर था। बड़े सगीर का मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया, भारत और पाकिस्तान ये दोनों इकट्ठे थे। बड़े सगीर था उसका नाम, उस जगह का, उन तमाम इलाकों को मिलाकर। और बड़े सगीर के अंदर जो टोटल इंडस्ट्रीज थी, टोटल इंडस्ट्रीज वो थी, टोटल इंडस्ट्रीज थी आपकी 921 टोटल इंडस्ट्रीज थी, 921 टोटल इंडस्ट्रीज थी। और जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट किया गया, तो इनके हिस्से में कुछ कुछ इंडस्ट्रीज आई।
लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले इंडस्ट्रीज भी इनको नहीं दी गई, और सिर्फ पाकिस्तान को जो इंडस्ट्रीज मिली वो कितनी थी, वो थी, आपकी टोटल इंडस्ट्रीज थी, ये डिवाइड हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान को जो इंडस्ट्रीज मिली थी वो थी 34 टोटल इंडस्ट्रीज थी, जबकि बाकी की तमाम जो इंडस्ट्रीज थी वो किसके हिस्से में चली गई, इंडिया के हिस्से में, और इंडिया के हिस्से में जो इंडस्ट्रीज आई वो थी 887 इंडस्ट्रीज। अब देखिए ये पाकिस्तान के पास जो इंडस्ट्रीज थी ये बहुत कम तादाद थी, और इससे पाकिस्तान को चलाना, उसके मुआशी हालात को बेहतर करना बहुत मुश्किल था, या कह लेंगे नामुमकिन था। फिर पाकिस्तान की उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पे हुकूमत तो नहीं थी अभी, तो गवर्नर जनरल्स जो बनाए गए, उन्होंने ये हिदायत दी प्राइवेट सेक्टर को कि आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि हम कुछ ज़रिए मुबादला हासिल कर सकें, जिससे हम इस नई जो हमारी स्टेट है, रियासत है, इसको चला सकें। तो फिर तब आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, जिसके अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बनाई गई और केमिकल इंडस्ट्रीज बनाई गई। केमिकल्स की जो सनतें हैं वो, और खादों की सनतें बनाई गई, ठीक है। अब जो उनमें से एक सनत है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटलर्जी, सही है, एक इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री है ये। अब इस मेटलर्जी के लिए कोई 2-3 डेफिनेशंस हैं जो काफी ज्यादा यूज होंगे, वर्ड्स बार बार यूज होंगे, लेकिन उन डेफिनेशंस को लिखने से या पढ़ाने से या समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना दूं कि जब आप जमीन से किसी मेटल को निकालते हैं, मैंने अभी कहा वो रेत की तरह बारीक 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 सी होती है, तो यूं समझ लें कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वो मेटल है जिसकी मुझे जरूरत थी, और सपोज कर लें कि मुझे जरूरत थी कॉपर की, कॉपर मेरी जरूरत की चीज है, ये मैं जमीन से निकालना चाहती थी, लेकिन जब मैंने जमीन से कॉपर को निकालने की कोशिश की तो वो खाली कॉपर नहीं था, कॉपर के साथ साथ बेशुमार और चीजें थी, जिनके अंदर कुछ सैंड पार्टिकल्स भी थे, यानी रेत के ज़रात भी अंदर मिक्स हुए हुए थे, सैंड पार्टिकल्स, रेत के ज़रात अंदर मिक्स हुए हुए थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा सारे जो थे वो मड पार्टिकल्स थे, यानी बहुत सारी मट्टी थी इसके अंदर। इसके अलावा इसी के साथ कुछ और चीजें शामिल थी, कुछ और चीजें थी जुड़ी हुई, जिनको हम कहते होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे इनके अंदर, सही है। और इस कॉपर के अलावा या फिर इन तमाम चीजों के अलावा कुछ दूसरी मेटल्स थी, कुछ दूसरी मेटल्स के हिस्से भी इसके साथ शामिल थे, यानी कि निकालना तो मैं कॉपर चाहती थी, लेकिन जब मैंने इसको इस हिस्से को जब मैंने जमीन से एक्सट्रैक्ट किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर सिर्फ कॉपर नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ दूसरी मेटल्स भी हैं, जैसे कि आयरन भी शामिल है, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि सल्फर भी शामिल है, या फिर इसके अंदर कुछ हिस्सा एल्यूमिनियम भी पाया जा रहा है, कुछ छोटी छोटी सी मिनोरिटीज में, या फिर कुछ दूसरी मेटल्स भी पाई जा रही, सही है। अब ये जो तमाम चीजें हैं, जब मैंने जमीन से मेटल निकाली तो वो इस शक्ल में निकली, और इस पूरी चीज को हम कहते होते हैं मिनरल, इस पूरी चीज को क्या कहा जाता है, मिनरल कहा जाता है, मिनरल। लेकिन मेरी गौर से बात सुने, मुझे बताएं कि मुझे मैंने लिखा हुआ है कॉपर मेरी जरूरत की चीज है, तो क्या मुझे जहां कॉपर की जरूरत है वहां मैं ये पूरी चीज उठा के इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो आप कहेंगे नहीं कर सकती, और क्योंकि मैं इस कॉपर की जगह इस पूरी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे सैंड पार्टिकल्स को, मड को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, आयरन को और सल्फर को, इन तमाम चीजों को सेपरेट करना होगा और कॉपर को सेपरेट करना होगा, सही है। और अब देखें, ये एक वर्ड जो मैंने यूज किया मिनरल का, फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन तमाम चीजों को अलग अलग करूं, तो जब मैं अलग अलग करूंगी मेरी ये पूरी मिनरल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, उनमें से एक हिस्से को मैं नाम दे दूंगी ओर का, और दूसरे हिस्से को मैं नाम दे दूंगी गैंग का, क्या नाम दे दूंगी, गैंग नाम दे दूंगी, सही है। अब इस ओर के अंदर क्या चीजें शामिल होंगी, ओर के अंदर मेटल्स शामिल होंगी, मेटल्स होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, ORE। यहाँ पे दो मेटल्स हैं, एक कॉपर है और एक आयरन मेटल है, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, सही है, इनको अलग कर लेंगे।
और बाकी तमाम चीजें यानी गैंग को सेपरेट कर लिया जाएगा और गैंग के अंदर शामिल होंगी इनको सैंड पार्टिकल्स, गैंग के अंदर सैंड पार्टिकल्स होंगे, मड होगी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। और इन तमाम चीजों को ना या तो आप गैंग कह रहे होते हैं या फिर इन तमाम चीजों को हम अर्थली इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, इम्प्योरिटीज भी कहा जाता है इनको, इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो अब देखें, अब ये वो तीन वर्ड्स हैं जिनको हमने डिफाइन करना है। हमने मिनरल को डिफाइन करना है, हमने ओर को डिफाइन करना है, गैंग को डिफाइन करना है। तो मैं सबसे पहले आपको लिखवा रही हूँ मिनरल की डेफिनेशन। मिनरल की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ये कहेंगे, की डेफिनेशन में हम कहेंगे सॉलिड नेचुरल materials, solid natural materials found beneath, solid natural materials, materials के नीचे लिख देती हूँ मैं, materials found कहाँ पाए जाते हैं, found beneath नीचे पाए जाते हैं, found beneath earth जमीन के नीचे पाए जाते हैं, beneath earth surface जमीन की सतह के नीचे पाए जाते हैं, which contains और इनके अंदर क्या चीजें शामिल हैं, which contains कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, इनके अंदर कंपाउंड्स हैं और कंपाउंड्स भी किस चीज के हैं, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के कंपाउंड्स हैं। मेटल्स के कंपाउंड्स के अलावा क्या चीजें हैं, अलोंग विद इसके साथ होती हैं अर्थ, ये मैंने कहा आप इन तमाम चीजों को ना, इन तमाम चीजों को मिलाकर कहते हैं अर्थली इम्प्योरिटीज। तो इन सब के अंदर और क्या चीज होती है, वो होती है अर्थली इम्प्योरिटीज, अर्थली इम्प्योरिटीज। और इन तमाम चीजों को फिर हम क्या कहते हैं, यानी अर्थली इम्प्योरिटीज को और मेटल्स के कंपाउंड्स को, इन सब चीजों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मिनरल्स। इन सब चीजों को मिलाकर हम मिनरल्स कहते हैं। और ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। अब मैंने ना आपको स्टार्ट में ये बताया कि इस चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन, अक्सर पेपर्स में, पास पेपर्स उठाकर देखें 3 और 4, 3 और 4। सही है, तो मैक्सिमम नंबर में बता रही हूँ 4 आते हैं। इस पूरे चैप्टर की अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस काउंट करें ना तो मैक्सिमम आपके पास बनते हैं 20 से 22, 23 कर लें, 24 कर लें। उन 24 में से अगर आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो 8 नंबर यहाँ से आप हासिल करेंगे। और उनके अंदर से एक ये डेफिनेशन है 3, जिनमें से पहली डेफिनेशन मिनरल्स की थी जो मैंने आपको लिखवाई, समझा दी। क्या बताया, बताया ये कि जमीन के अंदर से ये तमाम चीजें जिनको हम निकालते हैं, इनके अंदर क्या चीजें शामिल है, इनके अंदर ये मेटल्स शामिल हैं और इसके अलावा साथ में अर्थली इम्प्योरिटीज हैं। इन सब चीजों को इकट्ठा क्या कहा जाता है, इन सब चीजों को इकट्ठा मिनरल्स कहा जाता है। अब हमारी इस टॉपिक की सेकंड डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे गैंग को, गैंग को डिफाइन करेंगे। तो गैंग की भी आपको यहां से समझ आ गई है कि गैंग के अंदर क्या चीजें शामिल हैं। गैंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्थली इम्प्योरिटीज शामिल हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, और अर्थली इम्प्योरिटीज से क्या मुराद है, अर्थली इम्प्योरिटीज से मुराद है कि अगर आप इस मिनरल को देखें तो इस मिनरल के अंदर मैंने आपसे कहा मड है, सैंड पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको मिला के गैंग या फिर अर्थली इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी इंतहाई आसान है, द earthly and other impurities, and other impurities associated, जो कि जुड़ी हुई होती हैं, associated with the minerals, जो कि मिनरल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको गैंग कहते हैं। और फिर इसके बाद हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है वो है ओर की। ओर को हम डिफाइन करते हैं। तो ओर के अंदर मैंने आपसे ये कहा कि तमाम मेटल्स, जितने भी मेटल्स हम अर्थ के अंदर से निकाले, उनको जो पॉजिटिव मेटल्स का जो मिक्सचर है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ओर कहा जाता है। अब ओर की डेफिनेशन है those minerals, वो मिनरल्स, those minerals from which
जिनसे from which those minerals from which metals are extracted, जिनसे metals को हासिल किया जाता है, are extracted commercially, और इनको हासिल कैसे किया जाता है, किस लेवल पर? कमर्शियली का मतलब होता है बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर, बहुत ज्यादा मिकदार में, बहुत ज्यादा तादाद में। तो कहते हैं दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, और कोशिश की जाती है कि इस पर आने वाला खर्च कम से कम हो, एट लो कॉस्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट, एंड विद मिनिमम एफर्ट, और कोशिश भी यानी इस पर होने वाली मेहनत भी कम से कम हो, विद मिनिमम एफर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड ओर, इसको हम ओर कहते हैं, और मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं, इस कॉल्ड ओर। और अब अगर हम ओर की एग्जांपल्स लिखना चाहें तो ओर की दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो वो एग्जांपल मैं लिखूंगी जाके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा, और वो एग्जांपल है चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट का फॉर्मूला है CuFeS2। इसके अंदर हम इसके अंदर से हम नेक्स्ट टॉपिक में कॉपर जो है इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे, सही है। और फिर जो दूसरी एग्जांपल है वो है कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस की जो फॉर्मूला है वो है Cu2S। Cu2S इसका फॉर्मूला, सही। अब जो एक हमने डेफिनेशन और लिखनी है वो है मेटलर्जी की, जो कि एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, मेटलर्जी की डेफिनेशन, मेटलर्जी और इसकी डेफिनेशन बनेगी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये प्रोसेस है किस चीज का? एक्सट्रैक्शन का। और एक्सट्रैक्शन किस चीज की होगी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करेंगे हम। और एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? इन प्योर स्टेट, हम कोशिश करेंगे कि प्योर स्टेट में इसको हासिल करें। इन अ प्योर स्टेट एट अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर ये काम होगा, एट अ लार्ज स्केल। और ये दो मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाएंगे, बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। या तो हम फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए, या फिर बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स, या फिर हम केमिकली इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे, और केमिकल मेथड्स। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस टॉपिक के साथ, मेटलर्जी के टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, और मेटलर्जी के प्रोसेस को हम, इसके स्टेप्स हैं जिनको हम प्रॉपर्ली कर डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।